जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा आज आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे जीवन के सफलतम कहानियों में से एक के संबंध में। देखिए, आज की बात आपसे ये मोटिवेशनल है, उत्साहवर्धक है। आप देखेंगे कि मैं किन लोगों से लड़ रहा हूँ और विरोध करने वाले किस प्रकार के लोग हैं। मेरा सब्र और एकनिष्ठ होने से परिणाम क्या होता है और आज बड़े लोग किस तरह से विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं मेरे इस जीत से, आप सुन के आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए देखिए पूरी बात क्या है। मैं 2 नवंबर 2016 को सूचना का अधिकार पर एक आवेदन एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ के सामने पेश किया। मैंने अपने इस आवेदन में मांग किया कि आपके विभाग में 3 माह से अधिक समय से कितने प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित है। इन प्रकरणों में अपचारी अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम, अपराध की धाराएं, अपराध के प्रकार की जानकारी, यदि इस संस्था को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है तो वह अधिसूचना, निर्देश, नियमों के दस्तावेजों की कॉपी दे दीजिए। इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा 24 नवंबर 2016 को एक पत्र मुझे भेजा गया। उसमें लेख किया गया कि उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान से छूट प्रदान किया गया है। जो राज्य शासन का आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी दिनांक 1/8/2013 है। उक्त आदेश के प्रकाश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती। इस लेख के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुझे राज्य सरकार का एक नोटिफिकेशन दिया जो 1 अगस्त 2013 का था। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया कि राज्य शासन एदद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान से छूट प्रदान करती है। जब मुझे ये नोटिफिकेशन मिला तो बहुत गहन अध्ययन और मनन करके मैं इस नोटिफिकेशन को, जो 1 अगस्त 2013 का था, मैंने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया मैं WPC लगाकर। उसका नंबर आया 1270/2017। अब इस प्रकरण की सुनवाई हुई, कोर्ट से नोटिस हुआ। ये चूंकि राज्य सरकार के एक अधिसूचना को चैलेंज किया गया था, इस कारण यह केस हाईकोर्ट के डबल बेंच में लगा। सुनवाई चीफ जस्टिस साहब के अगुवाई वाली बेंच में शुरू हुई। नोटिस का जवाब आया। अंतिम जब सुनवाई इस केस में शुरू हुई तो तब के चीफ जस्टिस साहब ने अपने आदेश में लिखा कि दिस पिटिशन इज dismissed since the requirement of the rule making no exemption for any litigation, we find omission in his petition or his rejoinder. We also record that the petitioner is no rookie in the field of litigation, especially PIL. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा मेरा यह केस इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पिटिशनर इन पर्सन अपीयर हुए और
पिटिशनर पीआईएल के मामलों में नए व्यक्ति नहीं हैं। इनको पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाएं, उन्होंने आदेश किया। ये आदेश हुआ था 22 नवंबर 2018 को। इस आदेश के बाद उन्होंने माना कि पिटिशनर जनहित याचिकाएं लगाना जानते हैं, इसलिए उनका विचार था कि ये रिट पिटीशन नहीं लग सकती। वो स्पष्ट ना बोले ना ऑर्डर किए, लेकिन उनकी भावना थी कि इसमें जनहित याचिका मैं लगाऊं। मेरा सोचना था कि मैंने सूचना के अधिकार पर एक जानकारी पाया है, वो जानकारी मुझे नहीं दी गई है, मैं इसलिए रिट में आया। जनहित याचिकाओं में तो इस तरह की याचिकाएं होती हैं जिसमें पिटिशनर का कोई निजी लाभ नहीं होता। इस केस में तो मेरा निजी लाभ था, तो मैं जनहित याचिका इस संबंध में कैसे लगा सकता था। मैं इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाया, शायद सुधार हो जाए। रिव्यू पिटीशन भी मेरा खारिज हो गया। मेरा इस संबंध में मानना था कि जनहित याचिका इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि राज्य सरकार के एक नोटिफिकेशन को मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो नोटिफिकेशन अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस तो रिट के रूप में लगता है, जो डबल बेंच द्वारा सुनवाई होती है। मेरे रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। मैं सत्य प्रति लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किया। एसएलपी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लंबे समय तक ये एसएलपी पेंडिंग रहा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुनवाई शुरू हुई, तो सुनवाई में कुछ अड़चनें आ रही थी। जैसे मैं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2 ऑर्डर को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। जब एक ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फीस 1500 रुपये है। मैं 2 ऑर्डर को चैलेंज किया था तो फीस 3000 रुपये लग रहा था। इसके बाद मैं 5 इसमें अंतरिम आवेदन भी लगाया था, तो प्रति आवेदन 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये, वो कुल 3500 रुपये का फीस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुझसे मांगी जा रही थी। जब इस केस की प्रथम सुनवाई हुई तो कोर्ट का आदेश हुआ कि ये 3500 रुपये आप जमा करिए। मैं कहा कि सर मैं जमा नहीं कर पाऊंगा और मैं सक्षम नहीं हूं। कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ और केस की सुनवाई पूरी हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को यह आदेश कर दिया गया कि इस केस को आप फिर से सुनें। अब एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा अधिकतम, चूंकि कोर्ट फीस में दिया नहीं था, दूसरे तरह का कोई फीस में दिया नहीं था, तो अधिकतम 1500 से 1700 रुपये का खर्च हुआ। इस खर्च में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने से लेकर याचिका में अपने पक्ष में आदेश कराने तक अधिकतम यही खर्च हुए मेरे। चूंकि मैं वकील रखता नहीं, वकील रखूंगा तो इस तरह के केस लड़ नहीं पाऊंगा, वकील साहब लोग के फीस बहुत होते हैं। इसके बाद जब इस केस की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई तो आप देखिए कि मैं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किस तरह से बहस किया और राज्य सरकार के वकील साहब ने इस केस में किस तरह से मेरे याचिका का विरोध किया। श्री राजकुमार मिश्रा, पिटिशनिंग पर्सन। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर मैं अपनी प्रार्थना पूरी करूं। आवाज नहीं जा पा रही। हाँ जी बताइए। जी सर जी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सर 1 अगस्त 2013 को एक नोटिफिकेशन करके एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया है। हाँ यस।
जब Yes, who is for the government? जी Yes, हाँ बताइए। सर, सूचना के अधिकार की धारा 24 में स्पष्ट रूप से लिखा है 24(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन है जिसे राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसके आगे कहा गया, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी। मेरी प्रार्थना है सर कि एंटी करप्शन ब्यूरो तो सारे अपराध भ्रष्टाचार के ही जांच करती है, भ्रष्टाचार के अलावा और कोई अपराध तो इनके यहाँ होता ही नहीं है। तो ऐसे संगठन को सूचना के अधिकार पर नोटिफिकेशन करके कैसे मुक्त कर सकती है सरकार? इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था सर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर। कौन सा? इसकी कंडिका स्टेट ऑफ मणिपुर, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर। मैं अपने रिव्यू पिटीशन में ये मेंशन किया हूं सर, पेज नंबर 2 में रिव्यू। उसका साइटेशन बताइए ना, रिव्यू पिटीशन तो हमारे पास नहीं है, साइटेशन कौन सा है वो? साइटेशन तो याद नहीं है सर, वो उसके कंडिका 45 में ना ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देयर बीच में सर therefore no notification issued in exercise of the power under section 24 can be given retrospective effect and specifically no in view of the object and purpose of the act which has an inherent human right contents। इसमें बड़ा साफ शब्दों में कहा गया है सर कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती। इसी प्रकार माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के डबल बेंच का ऑर्डर है सर, एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेंट्रल रैंक वर्सेस RKR कार्थिकेन, इसमें भी उन्होंने 24(4) का उल्लेख करके ये कहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी नहीं किया जा सकता जो मानव अधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार से संबंधित है, और सूचना देने से किसी भी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है सर, फर्स्ट अपील अथॉरिटी वर्सेस चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर, इसमें भी यही बात कही गई है सर। यस। रिव्यू पिटीशन में ये सब लिखा था सर। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा CBI सेंट्रल किताब ये CPIO ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्सेस संजीव चतुर्वेदी के मामले में भी यही कहा गया है कि किसी भी इस तरह के किसी भी नोटिफिकेशन जारी करके जो भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना है उसको देने से मना नहीं किया जा सकता। अगर मुझे अनुमति हो तो सर धारा 24 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए। धारा 24 हिंदी वाला। जी, इसमें ये बात कहा गया है सर, 24(4) को पढ़ता हूं सर। इसमें ये बात है कि परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी। धारा 24(4) के दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है सर। उसके बाद वाले पैराग्राफ में लिखा है परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण, उसी विषय पर यह बात यहां भी कही गई है सर। ठीक है।
ठीक है, प्रोविजो में क्लियर है, प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड अंडर दिस सबसेक्शन. Yes, Mr. Ali. Who is your opinion? Mr. Das is appearing is on his legs, Your Worship. Yes, come. Yes. Yes, Mr. Das. Subsection 1 के provided जो subsection 4 के नीचे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग सबसेक्शन के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करता है, और का जो सबसेक्शन स्टेट गवर्नमेंट. मिस्टर दास, प्लीज रीड द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 24(4). Section 24, Act not to apply in certain organizations. Yes. Subsection 4. Read subsection 4. Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence or security organization, being organization established by the state government, as that government may from time to time, by notification in the official gazette specify. Yes, sir. And now come to first provision. Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violation shall not be excluded under this subsection. And here you have excluded the Anti-Corruption Bureau, which investigate the allegation of corruption. Yes, because then my lord would also see what is the intent. The intent is, my lord, such intelligence and security organizations being organizations established by the state government, which includes both security and intelligence of the state government, as that government may from time to time by notification in the official gazette specify. So as far as these allegations, my lord, whether this Anti-Corruption Bureau relates to intelligence, my lord, it will have a multifarious activities, my lord. The economic offences wing, the Anti-Corruption Bureau, my lord, ECB, and the economic offences wing, they have, my lord, multifarious activities, and that is the reason, my lord, where they come under the GAD. They are not under the Home Department. The department comes, whether by that it will not be cited, whether it is involved in the intelligence and security organization. It has intelligence, my lord, because it has to conduct investigations, my lord, and it has intelligence. So as to, my lord, the intent of this provision is, my lord, the proviso only says, provided that the information pertaining to allegations of corruption. So Anti-Corruption Bureau only investigate the allegation of corruption. But that is specific exclusion is there. But the allegations pertaining to allegations of corruption does not refer to the organization. It refers, my lord, there can be an institution where in case there is an application sought under RTI seeking some material pertaining to do with human rights, then that would not be excluded. Human right is in addition to. Yes. One exclusion is with regard to allegation of corruption, and the other is the human right violations. But allegations of corruption would not mean, my lord, that there is an investigation going on and there is an RTI application seeking RTI documents with regard to that investigation, or intelligence material which is available with the authority. My lord, many a times the ACB, my lord, receives intelligence. It may not act upon so as to initiate proceedings because it conducts its intelligence and recollects that no, there is no cognizance to be taken in these investigations to be conducted. So per se to say that the notification is bad, that may not come, my lord, that may not hold good, because this is an agency. But the notification is not in teeth of the first provision section 20. But the first proviso only refers to individual allegations of corruption. So in case there are allegations of corruption, it doesn't refer to the organization, that organization dealing with investigation in corruption. The of law, the Anti-Corruption Bureau is exempted from the giving the information. If it is not covered by this first provision section 24, which is the other provision by which your Anti-Corruption Bureau is exempted from giving information under the Right Information Act. 24(4) by way of the notification. 24(4) is relates to intelligence and security organization. Whether you are is the intelligence or security organization, It is. I can understand IB. My lord,
the IB, other investigations, but the Anti-Corruption Bureau. But the word intelligence cannot be taken, my lord, in a very narrow this thing. That will be a respectful submission, my lord, because intelligence would include a lot of information, my lord. It's not, my lord, only investigation. The ACB, my lord, will have intelligence, my lord, with regard to the movement of money, my lord. It has intelligence with regard to investments being made in the state. For the application of But I'll place it in a different way, my lord. 24(4), my lord, excludes organization. But as far as must relate to either intelligence or security. Or security. Security. Then the proviso That says, is any institution now the proviso, my lord, investigating corruption would be covered by 24(4). my lord, the corruption, this first proviso cuts across even those organizations which are exempted. If my lord may have a look, my lord, what it says, provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violation shall not be excluded under this subsection. So information pertaining to corruption and human right violation. So it's information, not the organization. So I may have an organization which is exempted under 24(4), but in case there is an application and information sought with regard to corruption and human right violation, those informations will have to be given. They have to be says that state of Manipur. It also relates to 24(4). No, the judgment is not there. He has cited the decision of the Supreme Court in the matter of Chief Information Commissioner versus the state of Manipur. Up to 2012 citation AIR 2012 SC 864. 864. सर इस जजमेंट के पारा 45 नंबर पॉइंट में ये बात लिखा However, one Is it exactly deals with the issue in hand? But I'll read out the observation. However, one aspect is still required to be clarified. This court makes it clear that the notification dated, it was on retrospective application, my lord, of the notification under section 24. Is there any is it a case whether it deals with section 24(4) provision? No, it was on the principles of retrospective applicability of the notification. We'll hear you more on day after tomorrow. मिश्रा जी परसों और सुनेंगे. ठीक परसों और लेंगे. You make a research. सर एक इस विषय पर अंतिम प्रार्थना है सर आज के लिए. सर माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरे इस केस की जब सुनवाई हो रही थी वहां से नोटिस हो गया. उसके पहले इन्होंने धारा 4 का पालन किया हुआ था, इनके वेबसाइट पर दिख रहा था. तो अगर इनके यहाँ ये
एक्ट लागू नहीं है तो उस एक्ट की एक धारा इनके यहाँ वेबसाइट पर कैसे दिख रहा था परस्तों के लिए? ये बताइए। जी सर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मेरे इस केस की सुनवाई हो रही थी, जब वहां से नोटिस हो गया, उसके बाद इन्होंने अपने वेबसाइट से सूचना के अधिकार की धारा 4 का जो प्रकाशन किया था उसको इन्होंने डिलीट किया। उसके पहले तक दिख रहा था। मेरी प्रार्थना है सर कि अगर इनके यहाँ ये एक्ट लागू नहीं है तो उसकी एक धारा इनके यहाँ कैसे लागू हो सकती है? ठीक है, परसों इनको और सुनेंगे, ठीक है जी प्रणाम सर। इस सुनवाई में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा 26 ठो जजमेंट का उल्लेख माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय विभिन्न उच्च न्यायालय के आदेशों का किया गया है। इस केस का जजमेंट 35 पेज में है और अभी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश कर दिया गया है राज्य सरकार को कि इस आदेश से 3 हफ्ते के भीतर जो 1 अगस्त 2013 का नोटिफिकेशन है उसमें सुधार करें और एंटी करप्शन ब्यूरो को कहा गया है कि 4 हफ्ते के भीतर वो मांगी गई जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराएं। इस तरह से यह याचिका निराकरित की गई। इस याचिका के इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं इस केस से संबंधित समस्त दस्तावेज को संलग्न कर रहा हूं, आप देखिए और यदि यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रश्न आप पूछेंगे तो मैं उत्तर खुशी दूंगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।